तो ग्लोबल ट्रेड की दुनिया ये बड़ी दिलचस्प जगह है। यहाँ एक सौदा होता है और उसकी लहरें कहाँ कहाँ पहुँचती हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। आज हम एक ऐसे ही कमाल के केस को समझने वाले हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ और इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ तुर्की को। चलिए इस पूरी कहानी को खोलकर देखते हैं। इसमें ट्रेड भी है, स्ट्रैटेजी भी और कुछ ऐसे नतीजे भी जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब सवाल ये उठता है कि डील तो हुई इंडिया और ईयू के बीच, तो फिर 4000 किलोमीटर दूर बैठा एक देश तुर्की इसमें सबसे बड़ा लूजर कैसे बन गया? मतलब वो तो नेगोशिएशन टेबल पर भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? यही तो पहेली है और ये कहानी हमें आज के मॉडर्न ट्रेड की उलझी हुई दुनिया की एक झलक देती है। तो ये समझने के लिए कि ऐसा हुआ क्यों, हमें सबसे पहले खुद इस डील को और उससे जो एक अजीब सी मुश्किल खड़ी हो गई उसे देखना होगा। देखिए, ये जो इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, इसका सीधा सीधा मकसद था कि दोनों के बीच ज्यादातर सामानों पर लगने वाले टैरिफ यानी टैक्स को खत्म कर दिया जाए। मतलब ईयू का सामान इंडिया में बिना टैक्स के या बहुत कम टैक्स पर आ सकता है और हमारा सामान वहां जा सकता है। जाहिर है, ट्रेड के लिए ये एक जबरदस्त बूस्ट है। लेकिन इसी डील से एक बड़ी चिंता भी खड़ी हो गई। डर ये था कि कहीं तुर्की ईयू के जरिए एक बैकडोर एंट्री लेकर अपना सारा माल इंडियन मार्केट में ना भर दे। और ये एक असली डर था। इससे पूरी डील का मकसद ही खत्म हो सकता था। पर सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा कोई लूप होल था जिससे ये मुमकिन हो पाता? इसका जवाब छिपा है तुर्की और यूरोपियन यूनियन के बड़े ही अनोखे और पुराने रिश्ते में। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कह सकते हैं कि पूरी तरह दोस्ती का तो नहीं है, लेकिन आर्थिक तौर पर ये दोनों बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। पहली बात तो ये साफ कर लें, तुर्की यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। सालों से कोशिश करने के बाद भी वो इस 27 देशों के क्लब में शामिल नहीं हो पाया है। और ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है जो इस पूरी कहानी में आगे काम आएगा। लेकिन और यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, 1996 से तुर्की ईयू के साथ एक कस्टम्स यूनियन में है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि ज्यादातर इंडस्ट्रियल सामान तुर्की और ईयू के बीच बिना किसी टैरिफ, बिना किसी टैक्स के आ जा सकता है, मानो वो एक ही मार्केट हो। और बस इसी अरेंजमेंट में इस पूरी पहेली की जड़ छिपी है। और यहीं से ट्रेड डिफ्लेक्शन का असली खतरा पैदा होता है। अब ये क्या है? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए तुर्की की कोई कंपनी अपना सामान पहले ईयू के किसी देश जैसे जर्मनी भेजती है। कस्टम्स यूनियन की वजह से वहां कोई टैक्स नहीं लगा। फिर जर्मनी से वही सामान इंडिया ईयू डील के तहत 0 टैरिफ पर इंडिया भेज दिया जाता है। देखा, तुर्की ने बिना इंडिया के साथ कोई डील किए अपने सामान पर लगने वाला टैक्स बचा लिया। इसी को कहते हैं ट्रेड डिफ्लेक्शन। तो फिर सवाल ये है कि इंडिया और यूई ने इस लूपहोल को बंद कैसे किया? उन्होंने ट्रेड पॉलिसी के एक बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल किया जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। इस समाधान का नाम है रूल्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के नियम। इसको आप सामान का पासपोर्ट समझ सकते हैं। देखिए, कोई प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए किसी देश का नहीं हो जाता कि वो वहां से भेजा गया है। ये नियम पक्का करते हैं कि डील का फायदा सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को मिले जो सच में इंडिया या ईयू में बने हैं। तो ये ओरिजिन तय कैसे होता है? ऐसा नहीं है कि कहीं से सामान लाकर उस पर बस एक लेबल चिपका दिया। नहीं, किसी प्रोडक्ट को मेड इन जर्मनी कहलाने के लिए उसे वहां एक सब्सटैंशियल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है। मतलब उस प्रोडक्ट की वैल्यू का एक बड़ा हिस्सा जर्मनी में ही ऐड होना चाहिए। सिर्फ पैकिंग या थोड़ी बहुत असेंबली कर देने से काम नहीं चलता। चलिए इसे एक मोबाइल फोन के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए केस और बैटरी चीन से आए, फोन को असेंबल किया गया तुर्की में और फिर ईयू के किसी देश में उसकी पैकिंग और लेबलिंग हुई। अब इन सख्त नियमों के हिसाब से इस फोन का असली ओरिजिन तुर्की ही माना जाएगा, यूरोपियन नहीं, और इसीलिए उसे इंडिया में 0 टैरिफ का फायदा नहीं मिलेगा। तो जैसे ही ये नियम लागू हुआ, पूरा इकोनॉमिक खेल ही पलट गया और अब तस्वीर में कौन जीता और कौन हारा ये बिल्कुल साफ हो गया। तो नतीजा क्या निकला? भारत एक तरह से विजेता रहा। उसने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एक गलत कंपटीशन से बचा लिया और ये भी पक्का कर लिया कि डील का फायदा सिर्फ असली ईयू प्रोड्यूसर्स को ही मिले। वहीं दूसरी तरफ तुर्की साफ तौर पर हार गया।
उसके एक्सपोर्ट्स पर इंडिया में ऊंचे टैरिफ लगते रहेंगे और इंडियन मार्केट में वो ईयू कंपनियों से मुकाबला नहीं कर पाएगा। वो जो एक बैकडोर था वो भी बंद हो गया। और इसका सीधा असर तुर्की के कुछ बड़े सेक्टर्स पर पड़ा, जैसे स्टील, ऑटो पार्ट्स और टेक्सटाइल्स। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो यूरोपियन सामानों से सीधा कंपटीशन करती हैं। अब उनके लिए इंडियन मार्केट में टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो कीमत के मामले में मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी में इंडिया के लिए एक और जबरदस्त ट्विस्ट है। अब देखिए क्या होता है। इंडिया अपना सामान एफटीए के तहत 0 टैरिफ पर ईयू भेजता है। अब वो सामान ऑफिशियली ईयू मार्केट का हिस्सा बन गया और फिर ईयू से वही सामान कस्टम्स यूनियन की वजह से 0 टैरिफ पर तुर्की चला जाता है। मतलब इंडिया ने तुर्की के हाई टैरिफ को बाईपास करने का एक नया रास्ता निकाल लिया। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर ले आता है, क्या ये जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक टेक्निकल ट्रेड रूल था या पर्दे के पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा था? अगर आप ऑफिशियली देखें तो ये सब ट्रेड लॉ को बनाए रखने के लिए एक कानूनी और तकनीकी फैसला है। लेकिन कई एनालिस्ट्स का मानना है कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। उनके मुताबिक ये इंडिया का एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक मूव था, तुर्की को साइडलाइन करने के लिए, उसे एक साफ राजनीतिक मैसेज देने के लिए। एक बात कही जाती है कि ट्रेड पॉलिसी अक्सर स्ट्रेटेजिक भरोसे को दिखाती है। और अगर हम हाल के दिनों में कश्मीर जैसे मुद्दों पर इंडिया और तुर्की के बीच के तनाव को देखें तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि कई लोग इसे महज एक इत्तेफाक क्यों नहीं मान रहे। उनका मानना है कि तुर्की को इस डील से बाहर रखना एक जानबूझकर उठाया गया कदम था। तो अब सवाल ये है कि तुर्की के पास रास्ते क्या बचे हैं? जब उसे इस तरह से गेम से बाहर कर दिया गया है तो उसका अगला कदम क्या हो सकता है? सच कहें तो तुर्की के पास ऑप्शन बहुत कम है। एक तो ये कि वो इंडिया के साथ एक अलग ट्रेड डील नेगोशिएट करे, लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए ये लगभग नामुमकिन लगता है। दूसरा, मौजूदा इंडिया ईयू डील में बदलाव की कोशिश करे, जिसके चांस भी न के बराबर हैं। तो फिर सबसे प्रैक्टिकल, भले ही महंगा, ऑप्शन यही बचता है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ही किसी ईयू देश में शिफ्ट कर दे ताकि रूल्स ऑफ ओरिजिन की शर्त पूरी हो सके। तो ये पूरा मामला हमें एक बड़ी बात याद दिलाता है कि आज की दुनिया में ग्लोबल ट्रेड सिर्फ इकोनॉमिक्स का खेल नहीं है, ये पावर, स्ट्रैटेजी और फॉरेन पॉलिसी का भी एक बहुत बड़ा मैदान है। और ये हमें एक ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या आज के इस दौर में कोई भी ट्रेड डील कभी सिर्फ ट्रेड के बारे में हो सकती है?